हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन फॉर वेब यूजिंग जैंगो के इस कोर्स में। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोगों को समझना है MVT क्या होता है। तो MVT एक डिज़ाइन पैटर्न होता है, और अगर आप लोगों ने इससे पहले कोई डिज़ाइन पैटर्न नहीं पढ़े हैं, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ पाते हैं, तो बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो अभी कॉलेज लाइफ में होंगे और शायद आपने डिज़ाइन पैटर्न अभी तक नहीं पढ़ा हो, नाम भर सुना हो या वो भी नहीं सुना हो। तो मैं आपको बताऊं कि सिस्टमैटिकली जब हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो डिज़ाइन पैटर्न्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारा गोल ये होता है कि जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो सिस्टमैटिकली बन जाए, टाइमली मैनर पे बन जाए और उसको मेंटेन करना बहुत आसान हो। कोलैबोरेटिवली कई सारे प्रोग्रामर्स इजीली उसको काम कर लें, कम समय में काम हो जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक प्रोजेक्ट बनाने में दिक्कतें दे सकती हैं। अगर आप डिज़ाइन पैटर्न को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो वो दिक्कतें कम होती हैं। तो डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करना ये एक बहुत ही एसेंशियल बात है, चाहे वो कोई दूसरा डिज़ाइन पैटर्न ही क्यों ना फॉलो कर रहे हों, लेकिन कोई ना कोई डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करते हुए प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जैंगो जिस डिज़ाइन पैटर्न पर बेस्ड है वो है MVT। MVT का मतलब क्या होता है? तो MVT एब्रिवेशन है। M का मतलब होता है मॉडल, V का मतलब होता है व्यू और T का मतलब होता है टेम्पलेट। तो मॉडल, व्यू, टेम्पलेट, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं इस पूरे डिज़ाइन पैटर्न के। आप लोगों ने इससे पहले जो अभी एप्लीकेशंस बनाई, जो वेबसाइट बनाई, जो हमने पिछले लेसन्स में कवर किया है, उसमें व्यू को थोड़ा बहुत समझ लिया है, लेकिन अभी भी उसके असली मकसद को हम नहीं समझ पाए और हम चीज़ें वन बाय वन समझ रहे हैं। तो अभी हमने टेम्पलेट को यूज़ करना स्टार्ट नहीं करा है प्रॉपरली, लेकिन हम लोगों ने टेम्पलेट का इंट्रोडक्शन अब देखना शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग टेम्पलेट के बारे में बहुत जल्दी समझेंगे। हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो वही रहेगा, लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए कि मॉडल भी एक चीज़ है, टेम्पलेट भी एक चीज़ है, व्यू भी एक चीज़ है, जो हम यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। अब मैं आपको एक ब्रीफ में बताता हूँ, क्योंकि आज हम थ्योरेटिकल लेसन ले रहे हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगले लेसन से जब हम प्रैक्टिकल वर्क करें तो आपको इन तीनों टर्मिनोलॉजी की एक बेसिक समझ हो। मैं जानता हूं केवल थ्योरी पढ़कर हम चीज़ों को 100% नहीं समझ सकते, लेकिन थ्योरी में जो बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूं वो कॉन्सेप्ट्स बेहद इंपॉर्टेंट है। इनको सुनने समझने के बाद ही आप जब इसका प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो वो आपको समझ में आएंगे, उसकी अहमियत समझ में आएगी। जो मॉडल का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली हम लोग डेटाबेस को हैंडल करने की कोशिश करने वाले हैं और उसके लिए हमें मॉडल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक हम लोगों ने ऐसी वेबसाइट नहीं बनाई है जिसमें हम डेटा को स्टोर करने की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एग्ज़ाम नाम की एप्लीकेशन बनाई थी और हम चाहते हैं कि यूज़र टेस्ट दे और उसका जो स्कोर हो वो कहीं पर स्टोर हो जाए, ताकि भविष्य में कभी भी वो अपना प्रीवियस स्कोर देख सके। इस तरह से कई सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हमको स्टोर करनी है। अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर की जाती है? तो डेटाबेस में। अब डेटाबेस हमें अगर हैंडल करना है तो मार्केट में बहुत सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स आते हैं। जैसे हम लोग ओरेकल यूज़ कर सकते हैं, माइल यूज़ कर सकते हैं, हम DB2 यूज़ कर सकते हैं, हम लोग SQLite यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कई सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि डेटाबेसेस को मैनेज करते हैं। डेटाबेस क्या है? तो डेटाबेस कलेक्शन ऑफ टेबल्स हैं जिसमें कि हम अपना डेटा रखते हैं। अभी डेटाबेस की बेसिक समझ मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत आपको होगी, और नहीं भी होगी तो आगे चल के हम अपने वीडियोस में उसको भी कवर करने वाले हैं। फिलहाल मैं ये बता दूं कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आप लोगों ने सुना ही होगा। और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की मदद से हम SQL स्टेटमेंट्स लिखते हैं, SQL में कमांड्स लिखते हैं, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तक पहुंचती हैं और वो उन कमांड्स के बदौलत अपना काम कर पाता है। यानी अगर मुझे डेटाबेस के अंदर कोई नया डेटा रखना है या पुराना डेटा देखना है, निकालना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, मुझे SQL स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ओरेकल हो या DB2 हो या MySQL हो, सभी SQL की भाषा समझते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको SQL सीखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काम हम SQL से कराने की कोशिश करते थे
वो काम भी हम यहाँ पाइथन की कोडिंग की मदद से कर सकते हैं। यानी आपको यहाँ सिर्फ एक लैंग्वेज आने की जरूरत है, दैट इज पाइथन। ये एक कमाल की बात है और ये कॉन्सेप्ट मुमकिन हो पाया मॉडल्स के कॉन्सेप्ट के कारण। मॉडल्स में हम पाइथन कोडिंग करेंगे और ऐसी कोडिंग जिसमें हम बहुत सरफेस लेवल की कोडिंग करते हैं और सारा काम जैंगो बिहाइंड द सीन कर लेता है। यानी हम सिर्फ models.py नाम की एक फाइल बनाकर उसमें थोड़ी सी कोडिंग करते हैं और इंटरनली एसक्यूएल स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। इनफैक्ट जनरेट करने के लिए हमें एक कमांड लिखनी पड़ेगी, बट उसके बाद वो वहां पर बन जाएंगे और एसक्यूएल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। सब कुछ हो रहा होगा बिहाइंड द सीन। आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट्स खुद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया है। जब हम मॉडल्स का कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे तो हम उसको डिटेल में यूज करेंगे, तो आपको उसका यूज करने का तरीका भी समझ में आएगा और आपको पसंद भी आएगा। दूसरी चीज है हमारे पास टेम्पलेट। मॉडल व्यू टेम्पलेट में टेम्पलेट का यूज अब हम करने वाले हैं। बेसिकली अभी आपने देखा व्यूज को, आप व्यूज को बेसिकली समझ चुके हैं। एमवीटी में एक वी का मतलब है व्यूज। तो आप जो views.py बना रहे हैं हर एक एप्लीकेशन के अंदर, उसके अंदर आप बनाते हैं फंक्शंस और यूआरएल के साथ उन फंक्शंस को कर देते हैं मैप। तो आपने देखा होगा कि वो जो फंक्शंस मैप हो जाते हैं, वो फंक्शन चलते हैं, तो फंक्शन के अंदर आप कोड क्या लिख रहे होते हैं। आपने अभी फिलहाल सिर्फ टेस्टिंग पर्पस से बनाया है, इसलिए आपने सिंपली एक लाइन लिख दी, h1 टैग लगा के लिख दिया, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या कर दिया, HTML कोड को लिख दिया है व्यूज के अंदर। अभी सोच के देखो कि प्रॉपरली जब हम HTML पेज बनाते थे तो हम कितना सारा HTML कोड लिखते थे। अब ये अगर फंक्शन के अंदर, पाइथन फंक्शन के अंदर वो पूरा का पूरा लिखेंगे तो बड़ा मैसी हो जाएगा। वैसे भी HTML का काम क्या है, एक तरह से प्रेजेंटेशन। HTML और CSS का काम क्या है, प्रेजेंटेशन, यानी कैसा दिखेगा, क्या दिखेगा। लेकिन जब हमें डायनेमिक कंटेंट जनरेट करना होता है तो हमें कुछ बिजनेस लॉजिक भी लगाने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक स्टूडेंट ने कोई टेस्ट अपीयर किया है, उसका रिजल्ट शो करना चाहते हैं। किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को अपना रिजल्ट देखना है। अब उसका रिजल्ट कहाँ रखा है, डेटाबेस में रखा होगा। तो डेटाबेस से फेच करना, उसके बाद उसे एक खास तरीके से, मे बी टेबुलर फॉर्मेट में या किसी तरीके से उसे दिखाना, ये हमारा काम है। मे बी कुछ कैलकुलेशंस भी रिक्वायर्ड हो, जैसे कि उस टेस्ट का जो रिजल्ट आया उसका वो क्या है, वो पास हुआ कि फेल हुआ, या बहुत सारी और भी बातें हो सकती हैं जो हम रिजल्ट के रूप में डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो बिजनेस लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा, यानी हमें कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, मे बी परसेंटेज निकाल रहे हैं, मे बी कुछ इफ एल्स लगा रहे हैं। ये सारा का सारा कहलाता है बिजनेस लॉजिक। और ये बिजनेस लॉजिक आप कहाँ लिखते हैं, ये आप लिखते हैं पाइथन के फंक्शन में views.py के अंदर। यानी जब आपका पाइथन का फंक्शन चलता है तो उसकी असली जिम्मेदारी प्रेजेंटेशन नहीं होती, बल्कि बिजनेस लॉजिक को इंप्लीमेंट करना होता है। तो फिर जो प्रेजेंटेशन वाली बात है कि वो कैसा दिखेगा, मान लीजिए कि परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो उसका एक फॉर्मूला लगेगा, ये पाइथन का काम है। लेकिन वो परसेंटेज आ जाने के बाद उसे डिस्प्ले करना है, तो जो प्रेजेंटेशन है वो डिस्प्ले एक टेबल के अंदर होना है, या एज अ लिंक होना है, या पैराग्राफ में होना है, या हेडिंग में होना है, वो डिस्प्ले कहाँ कैसे होना है। तो वो चीज की कोडिंग अगर आप पाइथन फंक्शन में करेंगे तो ये मिक्सिंग हो रही है और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए भी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग HTML फाइल्स अलग से बनाते हैं जिनको हम बोल रहे हैं टेम्पलेट्स, और पाइथन फंक्शन इन टेम्पलेट्स को रेंडर करेगा, यानी जो भी बिजनेस लॉजिक से रिजल्ट आया है उसको वो पहुंचा देगा इन HTML फाइल्स पे, और इन HTML फाइल को रेंडर करके वो हमें रिटर्न करके देता है। अब ये पूरी प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस डायग्राम को आपको बहुत ध्यान से समझना है। थोड़ा मैं आराम से समझाऊंगा इस चीज़ को, इसमें बहुत सारी बातें आप सीखने वाले हैं। और मैं नहीं कहता कि आपको जितना मैं बता रहा हूँ वो 100% अभी प्रैक्टिकली सोच पाएंगे आप, नहीं, क्योंकि अभी आपने व्यूज को तो यूज किया, इसका प्रैक्टिकली मैं जो बोलूंगा वो समझ में आ रहा होगा, लेकिन मॉडल और टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम समझ में आएगा, प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन कम होगा। लेकिन डोंट वरी, वो प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन की उतनी ही जरूरत पड़ेगी जितना मैं अभी समझाने के लिए बोल रहा हूं। आगे जाके आपका इनका प्रैक्टिकल जब आप देखेंगे तो वो डिटेल आपको वहां पर समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल हम लोग क्या देखने वाले हैं, जब कोई क्लाइंट, ये देखिए मैंने क्लाइंट बनाया है डायग्राम में, लेफ्ट में छोटा सा बॉक्स और सर्वर मैंने बड़ा सा बॉक्स बनाया हुआ है। तो अभी जब क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है, मैं आपको बताऊं रिक्वेस्ट 4 तरीके से जा सकती है। जब आप
ब्राउजर में मैनुअली यूआरएल टाइप करते हैं तो इसको भी हम बोलते हैं कि हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर मैं कोई यूआरएल लिखता हूं, मैंने लिखा लोकल होस्ट कोलन 8000/exam/test, मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूं। तो ये क्या हो रहा है, ये मैं यूआरएल लिख रहा हूं और ये पेज आया है, तो ये रिक्वेस्ट कहां गई है, सर्वर पे गई है। अभी ये एक तरीका है जिससे कि मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूं। अच्छा, मैं जब रिक्वेस्ट सेंड करता हूं तो साथ में डेटा भी भेज सकता हूं। अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसलिए उसकी बात नहीं करी, पर डेटा अगर भेजना है तो मैं भेज सकता हूं। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। अभी आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे हम इसको यूज़ भी करेंगे। जैसे इसके बाद मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क, मैंने कोई वेरिएबल लिख दिया x, उसकी वैल्यू कर दी 10, फिर मैंने लगा दिया एंड, फिर मैंने y लिख दिया, y की वैल्यू लिख दी मैंने 20। इस तरीके से मैंने 2 वैल्यूज़ भेज दी। यस, मैं यूआरएल में डेटा को अपेंड करके भी भेज सकता हूं। तो यूआरएल जब हम लिखते हैं तो रिक्वेस्ट सेंड होती है, और ऑप्शनली अगर हम चाहें तो हम उसमें डेटा भी सेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने तरीके होते हैं सर्वर से रिक्वेस्ट सेंड करने के, है ना। हमें पता होना चाहिए कितने तरीके होते हैं। तो 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, मैनुअली आप यूआरएल टाइप करिए, यूआरएल टाइपिंग, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, एंकर टैग से जो लिंक बनता है ना, उस पे जब आप क्लिक करते हैं, जैसे आपने क्लिक किया रिक्वेस्ट चली जाती है। रिक्वेस्ट कौन से यूआरएल पे जाती है, कौन से यूआरएल के लिए जाती है, तो आप जो एंकर टैग में href एट्रीब्यूट लिखते हो उसकी जो वैल्यू होती है वो यूआरएल होती है, उसमें भी आप डेटा अपेंड करके भेज सकते हो। तीसरा तरीका होता है फॉर्म सबमिट। फॉर्म जब आप सबमिट करते हो, आपको याद होगा हमने HTML में पढ़ा था कि हम फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म में सबमिट बटन होती है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, फॉर्म सबमिट होता है। तो कौन सी यूआरएल, रिक्वेस्ट में कौन सा यूआरएल जाता है, जो फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में हमने लिखा होता है। गॉट इट, याद आ रहा है। फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में भी हम यूआरएल लिखते थे। फॉर्म जब सबमिट करते थे तो ये पूरा का पूरा डेटा उसी जगह पर पहुंच जाता था। यानी यहां फॉर्म के थ्रू जब हम डेटा भेज रहे हैं तो फॉर्म का मेन मकसद ही डेटा भेजना है। तो डेटा और यूआरएल ये 2 चीजें। अभी चौथा भी तरीका होता है एक, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। वो अभी हमारे कोर्स के हिसाब से बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी होता है। तो ये 4 तरीके होते हैं जिससे कि हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और चारों तरीकों में हम 2 चीजें भेज सकते हैं, एक यूआरएल और एक डेटा। यूआरएल तो देखो जाएगा ही जाएगा, डेटा भी जा सकता है। तो ये बात मैंने यहां पर लिखी हुई है, देख लीजिए। तो अब क्या होता है, ये रिक्वेस्ट गई। अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर पे ही सर्वर भी है और क्लाइंट भी है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, हो सकता है कि सर्वर कहीं और हो, ज्योग्राफिकली कहीं और हो, आप कहीं और हो। तो क्लाइंट और सर्वर हो सकता है कि ज्योग्राफिकली बहुत डिस्टेंट लोकेशन पे हो, तो इंटरनेट के माध्यम से ये आपस में कनेक्टेड है। तो ये जो रिक्वेस्ट गई ये सर्वर के पास गई, और सर्वर के पास किसके पास पहुंच गई, जेंगो के पास पहुंच गई। देखिए ये जेंगो के पास पहुंच गई। जेंगो सर्वर ने आपकी रिक्वेस्ट को देखा। अब आपने कुछ तो यूआरएल लिखा होगा ना, कुछ तो यूआरएल लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूआरएल यहाँ लिख के बताता हूँ। जैसे आपने लिखा http://localhost:8000/ जैसे अभी हम लोग मान लें कि हम लोगों ने जैसे पिछले एग्जाम्पल में किया हुआ था, एग्जाम ऐप है, उसके अंदर रिजल्ट नाम का एक पेज है, ठीक है, इसमें हम जा रहे हैं। तो ये जो यूआरएल हमने लिखा है ना, जेंगो सर्वर ने इसको देखा, उसने देखा ये पोर्शन तो जेंगो सर्वर तक ये डेटा पहुंच चुका है। उसके बाद उसने क्या देखा, एग्जाम। तो उसने उसको कहां ढूंढा होगा, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो हमने बनाई थी urls.py, उसके अंदर देखा होगा। उससे उसे पता चला होगा कि कहां चला जाए, एग्जाम फोल्डर के अंदर जो urls.py है उसमें चले जाए। उसमें रिजल्ट के लिए क्या लिखा हुआ था, शो रिजल्ट फंक्शन मैप था। तो शो रिजल्ट फंक्शन कहाँ है, तो वो है views.py में, ठीक है। तो देखो जेंगो सर्वर ने urls.py को देखा, देखिए डायग्राम को समझिए। फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो urls.py था वहां पर देखा, वहां से फिर एग्जाम एप्लीकेशन के अंदर जो urls.py वहां पर देखा, और वहां से उसे फाइनली पता चल गया। तो जेंगो सर्वर ने व्यू
जो एग्जाम फोल्डर के अंदर, एग्जाम एप्लीकेशन के अंदर views.py, उसके पास फंक्शन है शो रिजल्ट, क्योंकि ये शो रिजल्ट के साथ मैप था, तो शो रिजल्ट को कॉल करा। ठीक है, अब शो रिजल्ट फंक्शन चल रहा है, यानी जेंगो सर्वर ने हम इन सबको व्यूज बोलते हैं, मतलब शो रिजल्ट क्या है, एक व्यू है, शो टेस्ट क्या है, व्यू है, या ग्रीटिंग क्या था, व्यू था, अबाउट क्या था, व्यू था, या शो कॉन्टेक्ट क्या था, ये सब व्यूज हैं। तो ये MVT आर्किटेक्चर में व्यूज हैं। कोई भी ये फंक्शन क्या थे, व्यूज। तो इनमें से किसी भी फंक्शन को कॉल किया मतलब व्यू चल रहा है। अब व्यू के अंदर जो कोडिंग लिखी है ना, हो सकता है उसके अंदर बिजनेस लॉजिक हो, ठीक है, वो चलेगा। जरूरत पड़ने पर हो सकता है वो मॉडल से इंटरेक्ट करे, क्योंकि उसे डेटाबेस को एक्सेस करना है। तो डेटाबेस को अगर एक्सेस करना है, ऑप्शन हो सकता है किसी केस में जरूरत पड़े, किसी केस में जरूरत ना पड़े। तो अगर जरूरत पड़ती है तो देखिए यहां पर ये एरो से आपको समझ में आ रहा है कि व्यू कांटेक्ट कर सकता है मॉडल से, और मॉडल डेटाबेस को एक्सेस करके कुछ रिजल्ट निकाल के व्यू को दे सकता है। तो व्यू उस डेटा को यूज कर सकता है। तो हो सकता है व्यू हमने बनाया है कि रिजल्ट दिखाओ भाई हमारे टेस्ट का, तो रिजल्ट कहाँ रखा है, डेटाबेस में रखा है, तो डेटाबेस से फैच करके लाना होगा। तो ये बात हम मॉडल को बोलते हैं, मॉडल से व्यू के पास आ जाता है। ठीक है, अब ये कैसे होगा प्रैक्टिकली समझ लेंगे। लेकिन अब व्यूज के पास क्या है, व्यूज के पास वो डेटा आ चुका है जो डेटाबेस में था। अब वो उसको यूज करके जो भी कैलकुलेशन करना है उसने कर दिया, सब कुछ हो गया। अब वो टेम्पलेट को कॉन्टैक्ट करेगा, यानी टेम्पलेट के पास जाएगा, टेम्पलेट जो HTML फाइल है उसको रेंडर करके वापस आएगा वहां से, और फिर जो फाइनली पेज तैयार हुआ है जिसमें प्रेजेंटेशन भी आ चुका है, वो उसने जेंगो सर्वर को दिया। जेंगो सर्वर ने उसे एज अ रिस्पॉन्स रिटर्न बैक कर दिया हमारे को, क्लाइंट को, और ब्राउजर उसे दिखा रहा है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि व्यू, मॉडल और टेम्पलेट में क्या रोल है। व्यू बिजनेस लॉजिक को देखता है, टेम्पलेट प्रेजेंटेशन को, लुक एंड फील को, HTML कोड को, CSS कोड को, इस चीज को देखेगा। मॉडल क्या है, मॉडल डेटाबेस को हैंडल करने के लिए होता है। तो आज हम लोगों ने जो देखा समझा वो बहुत थ्योरेटिकल था, और मैं समझ सकता हूँ कि इसमें हो सकता है आपको कुछ डाउट्स भी आ जाएं, पर आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हमने सिर्फ एक हमारे दिमाग में कुछ नई टर्म्स डाली हैं कि मॉडल कुछ है, व्यू कुछ है, टेम्पलेट कुछ है। व्यू की झलक देख चुके हैं, टेम्पलेट की झलक अगली चीज है जो हम देखेंगे, और उसके बाद फिर हम मॉडल को भी समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।